हेलो दोस्तों, आज फिर से हम लोग अपने ज्योग्राफी के इस 17वीं बीपीएससी के PYQ के सीरीज को आगे बढ़ाते हुए अपने यूट्यूब चैनल एजुकेटर्स बूस्टर पे आप लोग का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और हम लोग आगे अपने इस सीरीज को बढ़ाते हैं और बहुत से महत्वपूर्ण प्रश्न जो पूछे गए हैं बीपीएससी में ज्योग्राफी के, उसे हम लोग आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 आज का जो है वो है, निम्न कथनों पर विचार करें और सही उत्तर चुनें। ठीक है, ए या फर्स्ट नंबर का जो है स्टेटमेंट वो है, ग्रेटर हिमालय अपनी निरंतरता के लिए जानी जाती है। ठीक है, ग्रेटर हिमालय अपनी निरंतरता के लिए जानी जाती है। बी, निम्न हिमालय अपनी व्यापकता एवं अनुक्रस्त वादियों के लिए जानी जाती है। सी या थर्ड नंबर, शिवालिक हिमालय बाहरी हिमालय है जो अपने उत्पत्ति में सबसे नवीनतम है, सबसे नवीनतम है अपनी उत्पत्ति में, है ना, सबसे नवीनतम है। तो इसमें आप लोगों को ऑप्शन दिया गया है कि ए नंबर में 1 और 2 स्टेटमेंट सही है, कि बी में 2 और 3 स्टेटमेंट सही है, कि सी में 1 और 3 स्टेटमेंट सही है, कि सभी स्टेटमेंट सही है। तो इसको जरा ध्यान से देखिए। तो ग्रेटर हिमालय अपनी निरंतरता के लिए जानी जाती है, ये बिल्कुल राइट है, ये एकदम राइट है आपका। ठीक है, उसके बाद फिर शिवालिक हिमालय शिवालिक हिमालय बाहरी हिमालय है जो अपनी उत्पत्ति में नवीनतम है। देखिए नवीनतम है, तो बिल्कुल राइट है ये भी। ठीक है, लेकिन दूसरा स्टेटमेंट, निम्न हिमालय अपने व्यापकता एवं अनुप्रस्थ वादियों के लिए जानी जाती है। देखिए व्यापकता का मतलब जो है वो ऐसा है कि निम्न हिमालय जो है वो व्यापक तो है, परंतु व्यापक किस सेंस में है, मतलब जैसे वो ये एक ऐसा, जैसे कि ग्रेटर हिमालय जो है वो क्या है, वो निरंतर चलने वाली श्रृंखला है। आपको पता होगा, नहीं है तो देख लीजिए। जो ग्रेटर हिमालय है वो यहाँ नंगा पर्वत से, कहां से, नंगा पर्वत से लेकर के नामचा बरवा तक, कहां तक, नामचा बरवा, नामचा बरवा, बरवा तक। ये कहां है, अरुणाचल प्रदेश में है, अरुणाचल प्रदेश में है। वहीं नंगा पर्वत कहां पर है, तो नंगा पर्वत आपका स्थित है जम्मू और कश्मीर, ठीक है, जो कि पाक अधिकृत कश्मीर में चला गया है, हमारा एक अभिन्न हिस्सा है ये। ठीक है, तो ये कहां पर है, जम्मू और कश्मीर, JNK, जम्मू एंड कश्मीर में। तो यहां से यहां तक ये निरंतर श्रृंखला है। निरंतर श्रृंखला का मतलब ये कटी फटी नहीं है कहीं पे भी। ठीक है, लेकिन वहीं पे अगर आप निम्न हिमालय को देखेंगे तो निम्न हिमालय क्या है, बहुत जगह कटी फटी श्रृंखला के रूप में है। कटी फटी श्रृंखला का मतलब है कि नदियों ने उन्हें काट दिया है। ठीक है, और काटने के बाद क्या किया है, उन्हें छिन्न भिन्न कर दिया है, और भिन्न भिन्न स्थानों पर इसका नाम भी क्या है, अलग अलग है। जैसे कि जब आप देखेंगे निम्न हिमालय को तो इसका नाम पीर पंजाल है। ठीक है, पीर पंजाल श्रेणी, फिर धौलाधर श्रेणी, धौलाधर श्रेणी देखिए इस तरीके से है, पीर पंजाल श्रेणी, ये पीर पंजाल, पीर पंजाल सीरीज है ये। यहाँ पर है धौलाधर। ठीक है, उसके बाद धौलाधर, फिर आगे चलेंगे आप, जब आगे बढ़ेंगे तो मसूरी रेंज। ठीक है, मसूरी रेंज, फिर वहीं उत्तराखंड में ही मसूरी रेंज और नागटिबा हिल भी कहते हैं इसे। ठीक है, नागटिबा। और फिर जब आगे और बढ़ते हैं तो इसके बाद इसका नाम और क्या है, महाभारत श्रृंखला, कहां पर, नेपाल में। ठीक है, इसे ही नेपाल और उत्तर प्रदेश की सीमा पे इसे चूरिया हिल भी कहते हैं। क्या, चूरिया हिल। ठीक है, चूरिया हिल, इस तरीके से। और जब ये आगे बढ़ती है तो पूरब में, यहाँ आकर के पूरब में ये पूर्वांचल हिमालय के रूप में भी इसको जाना जाता है। ठीक है, या पूर्वी हिमालय श्रृंखला के रूप में जाना जाता है। ठीक, तो इस तरीके से ये आपको दिखाई पड़ता है। तो देखिए ये कैसे छिन्न भिन्न है, कटा हुआ है। जैसे ये धौलाधर, पीर पंजाल, धौलाधर श्रेणी, पीर पंजाल श्रेणी, धौलाधर श्रेणी। फिर आप यहां चले आएंगे तो फिर क्या हो जाएगा, ये मसूरी हिल, मसूरी हिल। फिर क्या है, नागटिबा हिल, नागटिबा। आप ये सब नोट करते जाइए, डिस्कशन यही है। देखिए इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला डिस्कशन से। उसके बाद फिर क्या है, चूरिया हिल, चूरिया हिल। और ये महाभारत श्रेणी, महाभारत श्रेणी। ये सब किसके नाम है, ये सारे के सारे नाम किसके हैं, तो ये सभी के सभी नाम है लघु हिमालय के। और क्या कहता है, तो देखिए इस तरीके से ये एक निरंतर श्रृंखला नहीं है। ठीक है, तो इसलिए व्यापकता का अर्थ में अगर देखें तो ये निरंतर श्रृंखला बिल्कुल नहीं है। फिर अनुप्रस्थवादी, देखिए अनुप्रस्थवादी क्या है, यही समझना है क्वेश्चन, यही, इसी वजह से ये स्टेटमेंट क्या है, आपके उत्तर का हिस्सा नहीं है। तो देखिए क्या है,
कि अनुप्रस्थ वादी का मतलब होता है कि जब किसी पर्वत श्रृंखला को, ठीक है, मान लीजिए कि कोई पर्वत श्रृंखला यदि है, मान लीजिए कि यदि ये पर्वत श्रृंखला यहाँ पर है, एक पर्वत श्रृंखला है ये, ठीक है, तो जब नदियां क्या करती हैं, इस पर्वत श्रृंखला को लंबवत काटती है, ये लंबवत काटती है ऐसे, तो यहाँ पर अनुप्रस्थ वादी बनती है, मतलब लंबवत काटने पे अनुप्रस्थ वादी बनती है। और जब एक पर्वत श्रृंखला इस तरीके से है और एक पर्वत श्रृंखला और इस तरीके से है, ठीक है, और इसके बीच में नदियां बह करके कटान करती हैं और एक घाटी का निर्माण करती है, तो इसे कहते हैं अनुदैर्ध्य घाटी। तो यही दोनों में मूल अंतर है, बस हमें इतना ही जानना है, ठीक है। तो आप देखेंगे तो लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय, जैसे मान लीजिए ये ऊपर वाला जो पर्वत श्रेणी है ये क्या है, लघु हिमालय, ये लघु हिमालय, ये लघु हिमालय है, और ये शिवालिक हिमालय, शिवालिक हिमालय। इन दोनों के मध्य में नदी जब जा करके इस श्रृंखला में क्या कर रही है, काट रही है, ठीक है। कैसे काट रही है, तो देखिए बिल्कुल इस तरीके से काट रही है, समानांतर बह रही है, वैली के समानांतर, हिल के, पर्वत के समानांतर, जैसे लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय के समानांतर बह रही है और कटान कर रही है। तो इस तरह से काटने के बाद जो वैली बनती है इसे दून घाटी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, दून घाटी, इसे ही कहते हैं दून घाटी। आप याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दून घाटी इसे ही कहते हैं। जैसे कि देहरादून सबसे महत्वपूर्ण ये दून घाटी का एक उदाहरण है, तो ये है दून घाटी। तो इस तरीके से देखें तो लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय के मध्य में दून घाटी प्राप्त होती है। तो ये लॉन्गिट्यूडनल है, मतलब कि ये लॉन्गिट्यूडनल है, लॉन्गिट्यूडनल घाटी है, मतलब कि ये अनुदैर्ध्य घाटी है, ठीक है। और अनुप्रस्थ घाटी ये होता है। तो लघु हिमालय में अधिक मात्रा में हमें दून घाटी प्राप्त होती है और हमें यहाँ पर अनुदैर्ध्य घाटी, ओके, अनुदैर्ध्य या लॉन्गिट्यूडनल वैली जो है हमें प्राप्त होती है। तो इस तरीके से देखें तो आपका जो उत्तर है ये 1 सही होगा और ये 3 सही होगा, ये दोनों सही होगा, ठीक है। तो इसलिए आपका उत्तर क्या हो जाएगा, सी, 1 और 3, ठीक है, 1 और 3, राइट। क्वेश्चन नंबर 2, भारत के भू आकारों के संदर्भ में निम्नलिखित रचना पर विचार करें, ठीक है। हम लोग को देखना है कि निम्नलिखित जो भूभौतिक प्रदेश हैं, क्या उनके लिए जो भी स्टेटमेंट दिया गया है, जो भी कथन दिया गया है, वो सत्य है या नहीं है, ठीक है। तो देखिए, पहला, संरचनात्मक रूप से मेघालय का पठार दक्कन के पठार का एक रूप है, राइट। तो फिलहाल तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, अभी मैं समझा दूंगा कैसे। फिर सेकंड नंबर, कश्मीर घाटी की रचना एक सम अभिनति में हुई है, राइट है, एकदम राइट है, अभी दिखाऊंगा कैसे होगा। गंगा के मैदान की रचना एक समभिनति में, गंगा के मैदान की रचना एक अग्रगर्त में, सॉरी ये जो है समअभिनति नहीं है, ये क्या है, अग्रगर्त है। क्वेश्चन में आप यहां लिख लेंगे अग्रगर्त, अग्रगर्त में हुई है, ये भी एकदम राइट है, अग्रगर्त में हुई है। कैसे हुई है अभी देख लेंगे, 2 मिनट का है डिस्कशन ये। फिर फोर्थ नंबर का स्टेटमेंट जो है आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो ये देखा होगा कि हिमालय की उत्पत्ति भारतीय प्लेट, यूरोपियन प्लेट और चीनी प्लेट के से हुई है। तो देखिए यहां तक तो सही है कि भारतीय प्लेट और यूरोपियन प्लेट ये दोनों के मिलने से हुआ है, लेकिन चीनी प्लेट एक नया एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे दिया गया है जो आप लोगों के लिए काफी था इस प्रश्न को पकड़ने के लिए। तो देखिए जैसे क्या है ना कि प्लेट टेक्टोनिक जब आप डिटेल में पढ़ेंगे तो वहां कहीं चीनी प्लेट का कहीं कोई जिक्र नहीं है, ठीक है। और सारे पर्वतों का निर्माण का एक अंतिम और सबसे ऑथेंटिक जो प्रोसेस है वो पता चलता है किससे, प्लेट टेक्टोनिक के सिद्धांत से, राइट। तो इसलिए ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया 4 नंबर। अब जैसे ही आप 4 नंबर स्टेटमेंट को रॉन्ग करते हैं, आप देख लीजिए तो आपके बी और डी ये दोनों कट जाएंगे क्योंकि दोनों में 4 हैं, राइट। और उसके बाद फिर 1 2 3 हम लोग देख लिए कि तीनों जब राइट है ही तो आंसर ए होगा। अब कैसे होता है जल्दी से देखते हैं, 2 मिनट का डिस्कशन है। संरचनात्मक रूप से मेघालय का पठार दक्कन के पठार का हिस्सा है। तो देखिए इसमें क्या है कि आपको देखने की आवश्यकता क्या है यहाँ पर, कि मैं दिखा देता हूं। जैसे मैं एक मैप ड्रॉ कर रहा हूं, बहुत ही इजी मैप है ये, एग्जाम में यही सब इजी मैप जो है जाता है, ज्यादा जो वो होता है ना कि ऐसे बनाना है कि देखते रह जाएंगे लोग, तो वो वाला मैप जो होता है वो एग्जाम में आपको बनाना थोड़ा सा आसान नहीं होगा, क्योंकि समय
की पाबंदी होती है। देखिए ये है, अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे क्या है कि ये अब कहता है कि मेघालय का पठार दक्कन के पठार का हिस्सा है। देखिए दक्कन का पठार क्या है, ये पूरा दक्षिण का हिस्सा जो आपको दिखाई पड़ रहा है विंध्य हिल के नीचे, विंध्याचल पर्वत के जो भी नीचे का हिस्सा है वो सब क्या है, आपका दक्कन का पठार है। और देखिए यहाँ पर क्या है, एक अरावली पर्वत इस तरीके से है, ठीक है, ये सीमा का निर्धारण करती है इस तरीके से। ये हो गया पश्चिमी घाट, ये हो गया पूर्वी घाट, ठीक है, पूर्वी घाट, ठीक है, ये आप समझ गए। उसके बाद फिर देखिए मेघालय का जो पठार है, यहाँ पर ये मेघालय का पठार है। यही मेघालय का जो पठार है ना, ये मेघालय का जो पठार दिखाई दे रहा है, ये प्रायद्वीपीय भारत का ही हिस्सा है। आप समझिए ध्यान से, आपको दिखाई पड़ रहा है कि ये दूर है, लेकिन ये प्रायद्वीपीय भारत का हिस्सा है, ठीक है। यहाँ पर देखिए राजमहल गैप है, यहाँ पर आपको मैं दिखाऊं तो ये राजमहल गैप है, ठीक है। और यहाँ पर गारो खासी जयंतिया की पहाड़ी है, ठीक है। ये देखिए ये गारो, ये है खासी और ये है जयंतिया, ये तीनों पहाड़ियां हैं, ठीक है। तो ये प्रायद्वीपीय भारत की हिस्सा है। कैसे, तो देखिए ये राजमहल पहाड़ी जो दिख रहा है ना, इसके बीच में जो ये हिस्सा दिख रहा है ये गैप है। गैप का मतलब क्या होता है कि जब हिमालय का निर्माण हो रहा था तो ये हिस्सा आगे बढ़ के जाकर के यूरेशियन प्लेट से जब टकराया, तो टकराने के क्रम में क्या हुआ कि सभी जगह जो भी चट्टाने थी वो पुनर्स्थापित हुई, ठीक है, पुनर्व्यवस्थित हुई। पुनर्व्यवस्थित का मतलब कोई भी चट्टान जब टकराता है तो कहीं फॉल्ट का निर्माण होता है, कहीं भ्रंश का निर्माण होता है, कहीं चट्टाने चटक जाती है, कहीं एक दूसरे पे चढ़ जाती है, ठीक है, कोई अंदर क्षेपित हो जाता है, बहुत सारी क्रियाएं होती हैं। इसे ही कहते हैं चट्टानों का पुनर्व्यवस्थीकरण। तो इसी चट्टानों का पुनर्व्यवस्थीकरण के ही दौरान क्या हुआ था कि यहाँ पर जो दिख रहा है राजमहल और मेघालय के पठार के बीच का हिस्सा जो था ना, वो बैंड हो गया। ओके, वो बैंड होकर के कैसा हो गया, देखिए ध्यान से, वो ऐसे टकराया और टकराने के बाद वो ऐसे मुड़ गया नीचे, बैंड हो गया। तो बैंड होने की वजह से कैसा बन गया, ये घाटी नुमा संरचना बन गया, ठीक है, घाटी नुमा संरचना। और आप उसे भ्रंश भी कह सकते हैं, लेकिन ज्यादातर कहिए कि लचीला, चट्टान जब लचीला होता है तो दोनों तरफ से बल जब लगता है तो उससे क्या होता है, ये बैंडिंग शेप हो जाता है और ये गर्त नुमा बन जाता है। और उसी गर्त में यहाँ पर आपको पता है कि गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियां जो है यहाँ से प्रवाहित होती है लगातार और अपने मलबे का निक्षेप करती चली गई, अवसादीकरण की क्रिया हुई और ये क्षेत्र भर गया। और भरने की वजह से ये क्या, एक समतल भूमि के रूप में दिखाई पड़ता है और ये जो है हिस्सा ये समतल हो चुका है। तो ये गर्त की तरह नहीं दिखाई दे रहा है, परंतु ये वास्तव रूप में हिमालय की उत्पत्ति के क्रम में ये गर्त के रूप में परिवर्तित हो गया था। निरंतर नदियों के अवसादीकरण की वजह से समतल हो गया और इसे ही क्या कहते हैं, राजमहल गारो गैप। क्या कहते हैं इसे, राजमहल गारो गैप, ठीक है, राजमहल गारो गैप इसे कहते हैं। तो इसके वजह से ऐसा दिखाई पड़ता है। वास्तव में देखा जाए तो ये प्रायद्वीपीय भारत या फिर दक्कन के पठार का एक हिस्सा है, इसलिए एक स्टेटमेंट, पहला स्टेटमेंट राइट है। दूसरा, कश्मीर घाटी एक सम अभिनति में बनी है, तो बिल्कुल सही, आप देख लीजिए ध्यान से, मैं बता देता हूं। कश्मीर घाटी सम अभिनति में बनी है, इसका एक ही और एकमात्र अर्थ यह है कि वलन जो होता है, वलन क्या होता है कि जब एक चट्टानी खंड पर दोनों तरफ से अगर बल लग रहे हैं समान मात्रा में, तो ये चट्टान क्या है, ये चट्टान ऊपर की ओर उठ जाती है ऐसे, ठीक है, और समान मात्रा में बल लगने की वजह से क्या होता है, इसके बीच में जो वलन हो रही है ना, वलन, तो वलन जो हो रही है उसमें एंगल दोनों का क्या है, समान होगा। तो समान एंगल के मतलब के होने की वजह से सम अभिनति कहलाता है। यह भी सही है। अब एक बात और मेरा ध्यान से समझिएगा कि महान हिमालय में सम अभिनति नहीं है। महान हिमालय में सम अभिनति नहीं प्राप्त होता है। क्यों? क्योंकि जब उसका निर्माण हो रहा था हिमालय का, तो प्रथम चरण में जो प्रायद्वीपीय भारत की स्पीड अधिक थी और क्या है, यूरेशियन प्लेट से जब वो टकराया तो क्या हुआ, हिमालय की निर्माण तो हुई, लेकिन एक ओर से बल ज्यादा लगने की वजह से हिमालय क्या हुआ, ग्रेटर हिमालय क्या हुआ, महान हिमालय क्या हुआ, एक ओर अधिक कोणीय दशा पे है, एक ओर अधिक कोणीय दशा पे है। तो ये अधिक कोणीय दशा पे होने की वजह से क्या हो गया कि दक्षिणी ढाल हिमालय का क्या है, अधिक तीव्र है, ठीक है, और उत्तरी ढाल क्या है, अधिक मंद है। मतलब चीन की तरफ से जो ढाल है, चीन की तरफ से अगर आप आएंगे तो हिमालय का उत्तरी ढाल प्राप्त होगा जो मंद है, मंद, और हमारे तरफ से मतलब भारत की तरफ से ढाल जो है वो क्या है, एकदम खड़ा ढाल है, अधिक तीव्र ढाल है, अधिक उबड़ खाबड़ है। मतलब वो कैसा हो गया, वो हो गया तीव्र ढाल, ठीक है। तो इस तरीके से ये स्टेटमेंट भी आपका राइट है। लेकिन वही लघु हिमालय में जब आएंगे
तो आपको देखिएगा तो कश्मीर घाटी के आसपास का क्षेत्र जो है वो सम अभिनति प्राप्त होगा। उसके बाद फिर गंगा का मैदान अग्रगर्त में बना है, तो बिल्कुल सही बात है, गंगा का मैदान अग्रगर्त में बना है। अग्रगर्त में बनने का मतलब क्या हुआ कि जब हिमालय का निर्माण हो रहा था तो हिमालय के निर्माण के क्रम में क्या हुआ कि भारतीय प्लेट जब यूरेशियन प्लेट से, देखिए ये यूरेशियन प्लेट है, ठीक है, यूरेशियन प्लेट और इधर से भारतीय प्लेट है, ये देखिए ये भारतीय प्लेट है। भारतीय प्लेट की दिशा जो थी ना उत्तर पूरब की ओर थी, आपको इस बात को ध्यान में रखना है। ये भारतीय प्लेट क्या थी, उत्तर पूर्वी दिशा में गमन कर रही थी। इस तरीके से ये गमन करती हुई आगे बढ़ रही थी और ये बढ़ने के क्रम में फिर आकर के ये टकराना शुरू कर दी। तो जब ये टकराई है आकर के, तब क्या हुआ है कि टकराने के क्रम में क्या हुआ है कि देखिए ये बीच में टेथी सागर था, तो ये जब प्लेट आकर के ऐसे टकराई है तो टकराने के क्रम में यहाँ पर क्या हुआ कि यहाँ पर मलबा बहुत सारा निक्षेपित था, तो ये मलबे का ही उत्थान हो गया और उस मलबे के उत्थान में क्या बना, ग्रेटर हिमालय पहले बना, फिर क्या बना, लेसर हिमालय बना, ठीक है, ग्रेटर हिमालय और फिर क्या बना, लेसर हिमालय और फिर क्या बना, शिवालिक हिमालय और फिर बाकी जो क्षेत्र बच गए, बाकी जो इस टेथिस सागर का हिस्सा बच गया, यही बन गया क्या, यही बन गया गंगा का मैदान। वर्तमान में इसे ही गंगा के मैदान के नाम से हम जानते हैं। तो यह अग्रगर्त में बना है, राइट, अग्रगर्त में बना है, कोई दिक्कत नहीं है, अग्रगर्त में यही बना है। और अग्रगर्त के विषय में इससे ज्यादा जानने की आपकी कोई आवश्यकता नहीं है। ऐसे आप देख सकते हैं कि यही अग्रगर्त है, ये देखिए ये अग्रगर्त है, नदियां यहां से प्रवाहित हो रही हैं ऐसे, और यहाँ पर क्या है, तलछट या अवसादों का जमाव हो रहा है, बड़े टुकड़ों का भी यहाँ जमाव हो रहा है और ये जमाव निरंतर कई लाखों वर्षों तक चलता है। और यहाँ से क्या होता है, दोनों तरफ से ये दृढ़ भूखंड है, ठीक है, पुरातन भूखंड है, प्राचीन भूखंड है ये। और इनके द्वारा क्या है, जैसे जैसे इसमें तलछट का जमाव हो रहा है, इसे सिल्टेशन फेज कहते हैं, ठीक है, सिल्टेशन फेज। और सिल्टेशन फेज का मतलब अवसादीकरण का मतलब कि पीरियड या समय। और जैसे जैसे इसमें अधिक मात्रा में क्या है, निक्षेपण होगा, इसमें क्या होगा, निक्षेपण होने की वजह से तल पे दबाव अधिक पड़ता है अवसादों का, और ये नीचे धीरे धीरे क्या होता है, और धीरे धीरे धसान की क्रिया होती है। और आपको पता है जब नीचे धसान होगा तो उसके साइड में फोर्स आगे की ओर ऐसे लगेगा ऐसे, तो ये आगे की ओर फोर्स लगता चला जाता है और इसमें धीरे धीरे वलन की क्रिया इस मलबे पे प्रारंभ हो जाती है। इसे ओरोजेनिक फेज कहते हैं, क्या, ओरोजेनिक फेज, पर्वत निर्माण का चरण। और इस तरीके से ये पर्वत निर्माण हो जाता है, तो इसे कहते हैं पर्वतों का पालना, ठीक है, जहां पे पर्वतों का जन्म होता है और उनका विकास होता है, राइट। ओके, तो इस रूप में आपके इस सवाल का जवाब पहला ए हो जाएगा, 1 2 3, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सा धारवाड़ भूस्तरीय रचना वाला नहीं है, पॉइंट है। देखिए इस पे ध्यान देना बहुत जरूरी है, कई बार हम लोग नहीं है को ध्यान नहीं देते हैं तो उत्तर बिल्कुल ही बदल जाता है, ठीक है, तो उसको देखना है हम लोगों को। तो निम्नलिखित में से कौन सा धारवाड़ भूस्तरीय संरचना नहीं है, तब ऑप्शन आपका क्या है, मुंगेर, रोहतास, जमुई, नवादा, उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक, ठीक है। तो अब देखिए इसमें ये बीपीएससी 2019 में प्री के एग्जाम में आया हुआ सवाल है ये, तब इसे जब देखेंगे आप ना, तो इसे मैं समझा देता हूं एक बार पहले। अब देखिए एक मैं पहले ड्रॉ करता हूं मैप बिहार का, ठीक है। ये मूल रूप से क्या है कि बिहार के चट्टानी स्वरूप पे पूछा गया एक क्वेश्चन है ये, ठीक है, चट्टानी स्वरूप पे पूछा गया एक क्वेश्चन है ये, ठीक ना। तो इसे हम लोगों को देख लेना है थोड़ा सा। ये इस तरीके से बिहार का एक रफ डायग्राम ड्रॉ हो गया। ये द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिवर ऑफ नॉर्दर्न प्लेन क्या है, ये गंगा रिवर। गंगा रिवर से ऊपर उत्तर क्या है, इसे कहते हैं नॉर्दर्न प्लेन, और इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं साउदर्न प्लेन, दक्षिण भारत का मैदान, और ये उत्तर भारत का मैदान, ठीक है। अब देखिए क्या है, यहां से मैं अगर दिखाऊं आपको, तो यहां से ये जो एक मैंने क्षेत्र बनाया है, रीजन बनाया है, और एक रीजन ये बनाया है, ये 2 रीजन है। तो इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं दक्षिण
दक्षिण पूरब, पूर्वी बिहार, दक्षिण पूर्वी, दक्षिण पूर्वी बिहार, और इसे कहते हैं दक्षिण पश्चिम बिहार, दक्षिण पश्चिमी, दक्षिण पश्चिमी बिहार, ये हो गया। तो आप इसे ठीक से देख लीजिए। अब इसे देखने के बाद आपको एक बात समझ में अब आएगा कि ये दोनों अलग अलग चट्टानी स्वरूप से निर्मित हैं, ठीक है। दक्षिण पूर्वी बिहार जो है वो क्या है, ये धारवाड़ क्रम की चट्टाने हैं यहाँ पर, और ये पुरातन चट्टानों से मिलकर बना है। क्या? प्राचीनतम चट्टान, ये प्राचीनतम चट्टानों से मिलकर बना है, प्राचीनतम चट्टानों से। जैसे धारवाड़ श्रृंखला, धारवाड़ श्रृंखला, धारवाड़ श्रृंखला। थोड़ा सा मैं इस तरीके से लिख रहा हूं, थोड़ा सा लिखने में टेढ़ा हो जाता है, आप लोग ध्यान दीजिएगा समझने पे ही। तो धारवाड़ श्रृंखला, ठीक है। ये क्या है? ये बहुत ही पुरातन चट्टान है, आर्कियन चट्टान के, क्या? आर्कियन चट्टान के अपरदन से निर्मित है ये धारवाड़ श्रृंखला। ये एक प्रथम परतदार चट्टान है। ये धारवाड़ श्रृंखला क्या है? प्रथम परतदार चट्टान, प्रथम परतदार, प्रथम परतदार चट्टान है ये, चट्टान होते हैं, प्रथम परतदार चट्टान होते हैं। का मतलब ये हुआ कि जब आर्कियन चट्टान जो सबसे पुरातन थी, जब उसका अपरदन हुआ, अपरदन नदी, ठीक है, हवा, ठीक है, वर्षा, सूर्यातप, इन सभी से मिलकर के प्रभाव जब चट्टान पर पड़ता है तो वो चट्टान ढीले और कमजोर होकर अपरदित हो जाते हैं, और उसका कहीं जाकर के अन्य जगह पे निक्षेप हुआ, और वहां पे दबाव, ताप, ये सब कार्य करने के बाद एक परतदार चट्टान का निर्माण हुआ। वही क्या है? धारवाड़ श्रृंखला। और आपको पता होगा कि दक्षिण पूर्वी बिहार से भारत का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र लगा हुआ है, वो भौतिक क्षेत्र लगा है, उसे कहते हैं छोटा नागपुर का पठार। तो इसके नीचे क्या है? छोटा नागपुर का पठार है। तो इसके वजह से दक्षिण पूर्वी बिहार का जो चट्टानी स्वरूप है वो कैसा है? प्राचीनतम है। और इसमें कौन कौन से जिले शामिल है? इसमें शामिल है बहुत सारे जिले, जैसे कि जमुई, नवादा, ठीक है, मुंगेर, ठीक है, कुछ हिस्से गया के। तो इस तरह के चट्टाने यहाँ पर, इस जिले, बिहार के महत्वपूर्ण जिले जैसे कि गया, नवादा, ठीक है, मुंगेर, जमुई, इस तरह से सभी जिले दक्षिण पूर्वी बिहार में आते हैं। तो इन जिलों में क्या है? प्राचीनतम चट्टानें प्राप्त होती है। वहीं पे दक्षिण पश्चिमी बिहार में जब आप आएंगे तो यहाँ पर जो चट्टान प्राप्त होंगे वो इससे इतर है। इससे इतर क्यों है? क्योंकि यहाँ पर विंध्याचल श्रेणी प्राप्त होती है, विंध्यन रेंज प्राप्त होती है। विंध्यन रेंज क्या है? गुजरात के चौबट से लेकर के सासाराम तक पहुंची हुई है, रोहतास के सासाराम तक पहुंची हुई है, ठीक है। ये विंध्यन श्रेणी है। ये विंध्यन श्रेणी इस तरीके से विस्तृत है, और ये कैमूर, सासाराम तक ये विस्तृत होती हुई इसकी श्रृंखला पहुंच गई है, ठीक है, इस तरीके से। तो विंध्यन पर्वत श्रृंखला जो है ना, विंध्यन पर्वत श्रृंखला, इसका विस्तार हमको सासाराम को दिखाई पड़ता है। और विंध्यन श्रृंखला या पर्वत का क्या विशेषता है? ये मूल रूप से समुद्री अतिक्रमण से बनी है। समुद्री अतिक्रमण का मतलब कि जब भारतीय प्लेट आगे की ओर खिसक रहा था हिमालय के निर्माण के क्रम में, तो उस वक्त कुछ समय या कुछ लाखों वर्षों तक क्या है कि भारतीय प्लेट समुद्र के अंदर डूबा हुआ था, या समुद्री जल का अतिक्रमण था। जो गुजरात वगैरह का जो क्षेत्र है, ये सब पूरा जो क्षेत्र जो दिखाई पड़ रहा है आपको, वो समुद्र से ढका हुआ ही क्षेत्र था, ठीक है। तो इसके वजह से बहुत दिनों तक समुद्र के अतिक्रमण में, समुद्र के संपर्क में रहने की वजह से क्या हुआ कि यहाँ पर बहुत सारे समुद्री अवशेष, जीव जंतु, ठीक है, उसमें प्राप्त होने वाले बहुत सारे अवसाद, इन सभी का निक्षेप यहाँ प्राप्त होता है, ठीक है, जिसे फ्लैश निक्षेप भी कहते हैं। इसके वजह से विंध्यन पर्वत का निर्माण हुआ, और इसके वजह से यहाँ पर क्या है? चूना पत्थर, चूना पत्थर, बालूका पत्थर, बालूका पत्थर, कांग्लोमरेट, कांग्लोमरेट, ठीक है, कांग्लोमरेट, इस तरीके से जो भी आपको दिखाई दे रहा है, डोलोमाइट, क्या? डोलोमाइट, इस तरीके के चट्टानों का विंध्यन श्रेणी में प्राप्त होना एक स्वाभाविक घटना है। तो इस रूप में देखें तो सासाराम में क्या प्राप्त हो रहा है, रोहतास में क्या प्राप्त होता है? विंध्यन श्रेणी। तो आपके प्रश्न में यही करना था कि धारवाड़ भू स्तरीय संरचना वाला नहीं है, तो नहीं कौन सा होगा?
ये रोहतास। क्यों? क्योंकि यहाँ पर विंध्य श्रेणी की चट्टान प्राप्त हो रहा है। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, भौगोलिक क्षेत्रफल के अनुसार भारत की निम्नलिखित भौतिक इकाइयों को आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। आरोही क्रम का मतलब क्या होता है? बढ़ते क्रम, ठीक है, अवरोही में घटते क्रम, तो बढ़ते क्रम में करना है, आरोही क्रम बढ़ते क्रम होता है। आरोही क्रम में बढ़ते क्रम में हमें सजाना है अपने प्रश्न को, ठीक है। उसमें ऑप्शन आपको दिया हुआ है क्या? आपके मतलब की जो स्टेटमेंट है वो है केंद्रीय उच्च भाग, महान मैदान और तटीय मैदान और उत्तर का पर्वतीय प्रदेश। तो देखिए ये इस प्रश्न में क्या है कि थोड़ा सा गेसिंग जो है वो थोड़ा सा टफ हो जाता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ये प्रायद्वीपीय पठार नहीं दिए हैं। प्रायद्वीपीय पठार अगर देता तो आपको पता है कि प्रायद्वीपीय पठार 16 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। इससे आपको साफ साफ पता चल जाता है कि सबसे बड़ा भूभौतिक प्रदेश जो भारत का है वो दक्कन का पठार या फिर क्या कहते हैं उसे, प्रायद्वीपीय पठार है, ठीक है। लगभग 43% के आसपास माना जाता है, 43%, लमसम 45% के आसपास पूरे भूभौतिक प्रदेश का क्या है, प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा कवर करता है। तो लेकिन यहाँ पर प्रायद्वीपीय पठार का मात्र एक भाग, ठीक है, एक महत्वपूर्ण भाग, केंद्रीय उच्च भाग आपको दिया गया है, तो आप इस तरीके से गेस नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना, ठीक है। फिर महान मैदान तो एक महत्वपूर्ण भूभौतिक प्रदेश है, काफी विस्तृत और बड़ा है, ठीक है, जिसे सिंधु गंगा का मैदान भी कहते हैं। तटीय मैदान क्या है? आपको पता होगा कि प्रायद्वीपीय पठार जो है, दक्कन का पठार जो है, ठीक है, उसके तटों पर पश्चिम में और पूरब में एक पतले मैदान नुमा संरचना है जहां अवसादीकरण किया गया है नदियों के द्वारा, ठीक है, तो उसे तटीय मैदान कहा जाता है, महत्वपूर्ण क्षेत्र है। और उत्तर का पर्वतीय प्रदेश आपको पता है काफी विहंगम है, ठीक है, जिसमें हिमालय श्रृंखला प्राप्त होती है, और वो क्या है कि ये काफी विस्तृत है, जम्मू कश्मीर से लेकर के आपको अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, और बहुत हिस्सों को अगर हम ध्यान से देखें तो फिर वहां पर वो मुड़ जाती है, ठीक है, दक्षिण की ओर श्रृंखला मुड़ जाती है और म्यांमार के साथ सीमा बनाती हुई आगे की ओर बढ़ती है, और यह जो हमारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह है उसके लिए धारातल का भी कार्य करती है, जो कि जलमग्न हो चुकी है, तो वहां तक विस्तृत है। तो ये पर्वतीय प्रदेश भारत के महत्वपूर्ण उत्तरी राज्यों में विस्तृत है, तो ये भी काफी विहंगम भौगोलिक प्रदेश है। तो इसको अगर हम क्रम से सजाएं तो इसको सजाने के बाद हमें जो उत्तर मिलेगा वो होगा कि सबसे छोटा जो भौगोलिक प्रदेश है वो कौन है? तटीय मैदान है, ठीक है, तो तटीय मैदान है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। अगर आप लोगों ने ध्यान से पढ़ा है तो ये आप आसानी से कर देंगे। इन सभी भूभौतिक प्रदेशों में तटीय मैदान की जो क्षेत्रफल है, जो विस्तार है, जो उसका प्रसार है वो सबसे न्यून है, कम है, तो पहला ही ऑप्शन आपको उत्तर दे देगा, सही है, कि तीसरा नंबर में पहला नंबर जो दिखाई दे रहा है तो तटीय मैदान सबसे कम है, तो इसीलिए ये उत्तर आपका बिल्कुल सही होगा, क्योंकि 3 फिर उसके बाद 1 2 4 यहाँ पर सेट है। लेकिन अगर आपको पहला ही आपको पता चल गया कि तटीय मैदान जब सबसे छोटा है तो आप आसानी से उत्तर आ जाएंगे, क्योंकि ऐसा कोई ऑप्शन ऐसा है नहीं जो इसके साथ क्या करे, कॉन्ट्रास्ट पैदा करे, ठीक है। तो ये हो गया, लेकिन मैं थोड़ा सा डिटेल में आपको बता देना चाहता हूं कि केंद्रीय उच्च भाग क्या है। देखिए केंद्रीय उच्च भाग क्या है, आप देख लीजिए एक बार झटके से। तो केंद्रीय उच्च भाग प्रायद्वीपीय पठार का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, ठीक है, जिसमें क्या होता है कि अरावली पर्वत, देखिए यहां से अरावली पर्वत, ठीक है, मैं स्कीमेटिक डायग्राम बना रहा हूं, अरावली पर्वत और नीचे से क्या है, विंध्य पर्वत, ठीक है, ये विंध्य पर्वत और इधर से अरावली पर्वत, ठीक है, और ऊपर से गंगा का मैदान, ठीक है, ये गंगा का मैदान, ठीक, जहां पर गंगा और सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र जैसे विशाल नदियों ने यहाँ पर विशाल मैदान, गंगा के मैदान का निर्माण किया है, ठीक है। और इधर से क्या है, इधर से जो भी आपको दिखाई देता है छोटा नागपुर का पठार का हिस्सा, या फिर आप यहाँ पर देखें राजमहल पहाड़ी का हिस्सा, इस तरीके से जो दिखाई देता है, इससे ये घिरा हुआ है जो क्षेत्र है, इसे ही केंद्रीय उच्च भूमि कहते हैं, ठीक है। इसमें क्या क्या है, तो केंद्रीय उच्च भूमि में पठारी संरचना प्राप्त होते हैं, पठारी संरचनाएं प्राप्त होती है, जैसे कि अरावली पर्वत जो है, अरावली पर्वत जो है, तो अरावली पर्वत के जब हम इधर आएंगे, पूर्व की ओर आएंगे, तो मारवाड़ का पठार, यहाँ पर क्या मिलेगा हमें, मारवाड़ का पठार। फिर क्या मिलेगा हमें, मारवाड़ का पठार के बाद हम आगे जब बढ़ेंगे, ठीक है, तो उसके बाद हम आएंगे तो मालवा का पठार, मालवा का पठार, फिर बुंदेलखंड का पठार, फिर बघेलखंड का पठार, ठीक है, फिर उसके बाद फिर आगे आप बढ़ते चले जाएंगे तो छोटा नागपुर का पठार। तो इस तरीके से ये पठारी संरचनाएं क्रम से यहाँ प्राप्त होती हैं। तो आप इसको देख लीजिएगा, मारवाड़, मारवाड़ का पठार,
ठीक है, ये पठारी संरचनाएं हैं, इसलिए इसे केंद्रीय उच्च भूमि कहते हैं। ठीक है, केंद्रीय उच्च भूमि। फिर आप यहाँ आ जाएंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, मालवा का पठार, मालवा का पठार। ठीक है, फिर यहाँ पे चले आएंगे आप तो फिर आपको क्या मिल जाएगा, बुंदेलखंड का पठार, बुंदेलखंड का पठार, राइट। फिर आप आगे आएंगे तो बघेलखंड का भी पठार आपको मिलेगा, बघेलखंड का पठार, जहां सोन नदी प्रवाहित होती है, सोन घाटी जहां प्राप्त होती है। और फिर आप आगे आ जाएंगे तो छोटा नागपुर का पठार, छोटा नागपुर का पठार। तो छोटा नागपुर का पठार क्या है, खनिजों का अजायब घर है। अब तरह तरह के खनिज प्राप्त होते हैं, इसे जर्मनी का रूर प्रदेश कहते हैं। क्वेश्चन कई बार आ चुका है। ठीक है, तो इसको भी आपको देखना है। और यहाँ पर कौन कौन से महत्वपूर्ण नदियां हैं जो प्रवाहित होती हैं, तो छोटा नागपुर प्रदेश भी जो है क्या, एक अरीय प्रवाह का प्रतिरूप है। यहाँ से दामोदर नदी, ठीक है, उत्तरी कोयल, दक्षिणी कोयल, ठीक है, इस तरह की नदी यहाँ से प्रवाहित होती हैं। तो ये पूरा आप समझ गए बात को, तो इसे आपको समझना है। ठीक है, बुंदेलखंड का रीजन क्या है, ये कठोर चट्टानों से निर्मित है, इसे बुंदेलखंड निस भी कहते हैं। तो डिटेल में इसका अध्ययन हम लोग अपने चैनल पे करेंगे। भूगोल का एक महत्वपूर्ण आपको डिस्कशन अभी फिलहाल ये चल रहा है प्रीवियस ईयर, इसलिए मैं थोड़ा सीमित डिस्कशन कर पा रहा हूँ। ओके, तो इसलिए उत्तर क्या हो जाएगा, A3124, राइट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित श्रेणियों को उत्तर से दक्षिण की ओर व्यवस्थित करना है। देखिए, उत्तर से दक्षिण की ओर व्यवस्थित करते चले आना है आपको निम्न श्रेणियों का। ठीक है, इस तरीके के पॉइंट्स पे ध्यान देना है आपको। ठीक है, चट्टानों को या फिर पर्वतों को, चोटियों को, दर्रों को, या इस तरीके से हिमानी हो, ग्लेशियर हो, नदी हो, इन सभी का अध्ययन करते समय थोड़ा क्रम भी देखना चाहिए। ठीक है, कई बार ये क्वेश्चन इस तरह से आ जाते हैं, जैसे कि ये क्वेश्चन है बीपीएससी टीचर के एग्जाम में 2023 में आया हुआ है सवाल। ठीक है, तो लद्दाख, काराकोरम, पीर पंजाल, जास्कर, बहुत आसान सवाल है। अगर आप इसे ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि सबसे पहले या सबसे उत्तर में जो श्रृंखला प्राप्त होती है वो काराकोरम श्रृंखला प्राप्त होती है। ठीक, और काराकोरम श्रृंखला के जस्ट बाद फिर लद्दाख श्रृंखला प्राप्त होती है। उसके बाद फिर क्या प्राप्त होती है, उसके बाद प्राप्त होगी आपको जास्कर श्रेणी, और फिर सबसे अंतिम में पीर पंजाल श्रेणी प्राप्त होती है। ठीक है, यहाँ पर जो 3 श्रृंखलाएं हैं, लद्दाख श्रृंखला, काराकोरम श्रृंखला, लद्दाख श्रृंखला और जास्कर श्रृंखला, इसे माना जाता है कि ये क्या है, ट्रांस हिमालय का हिस्सा है। और पीर पंजाल श्रेणी जो प्राप्त होती है वो जम्मू कश्मीर में प्राप्त होने वाली श्रेणी है, जो लघु हिमालय का हिस्सा है। तो इस रूप में देखें तो आपका उत्तर जो है वो 2 होगा, 2 नंबर का उत्तर आपका एकदम राइट होगा। तो इसे आप एक बार मैप में देख लीजिए। तो जैसे ही हम अगर श्रृंखलाओं की बात करते हैं तो श्रृंखलाओं को जब आप देखेंगे तो देखिए काराकोरम श्रृंखला इस तरीके से प्राप्त होती है। ठीक है, और काराकोरम श्रृंखला के जस्ट आप नीचे आएंगे तो आपको लद्दाख श्रृंखला प्राप्त होगा। ये ऐसे है लद्दाख श्रृंखला, और लद्दाख श्रृंखला ही जब आगे बढ़ जाती है तो तिब्बत के पठार के पास में चीन में ये क्या प्राप्त बन जाती है, ये बन जाती है कैलाश रेंज। ठीक है, क्या बन जाती है, कैलाश रेंज, कैलाश रेंज, ये कैलाश रेंज बन जाती है। ठीक है, उसके बाद फिर क्या है, जास्कर श्रेणी है, ये जास्कर श्रेणी प्राप्त होती है। ठीक, और जास्कर श्रेणी मिलता है, इन सभी को क्या कहते हैं मिला करके, इसे कहते हैं ट्रांस हिमालय या पार हिमालय श्रेणियां। उसके बाद फिर क्या है आपका, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो पीर पंजाल श्रेणी आपको यहाँ प्राप्त होगी। यहाँ पर ये देखिए, ये जम्मू कश्मीर में पीर पंजाल श्रेणी। ठीक, ये लघु हिमालय का पार्ट है, पीर पंजाल श्रेणी, पीर पंजाल श्रेणी ये क्या है, लघु हिमालय का हिस्सा है, लघु हिमालय का हिस्सा है ये। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं, क्रम से इस तरीके से सजा लीजिएगा। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, गंगा का मैदान एक फिल इन द ब्लैंक्स के रूप में वर्णित किया जाता है, खाली स्थान के रूप में वर्णित किया जाता है। इसमें आपको बताना है किस रूप में वर्णित किया जाता है, फिल इन द ब्लैंक्स में बताना है क्या यहाँ पे आएगा। ए पेडी प्लेन, पेनी प्लेन, जियोसिंक्लाइन, कास्ट प्लेन, राइट। तो देखिए आपका सही उत्तर तो है क्या, जियोसिंक्लाइन। आप लोगों ने जब गंगा के मैदान के निर्माण के विषय में पढ़ा होगा तो जियोसिंक्लाइनल थ्योरी या अग्रगर्त सिद्धांत बहुत महत्वपूर्ण है, तो उसे आप लोगों ने देखा होगा। लेकिन मैं यहाँ पर थोड़ा सा बता दूं कि पेडी प्लेन, पेनी प्लेन और कास्ट प्लेन ये अलग अलग स्थलाकृति है, अलग अलग स्थल रूप है। ठीक है, और जियोसिंक्लाइन बिल्कुल अलग रूप है, अलग चीज है। तो जैसे पेडी प्लेन क्या है, ये एक उत्थित मैदान है, संप्राय मैदान है। ठीक है, उत्थित मैदान है, संप्राय मैदान है। ठीक है, जब किसी भूभौतिक प्रदेश में बहुत बड़े पर्वत होते हैं, श्रृंखलाएं होती हैं, जब इनका अपर्दन होता है। ठीक है, अपर्दन होता है, अपर्दन के दूत जैसे कि वायु,
बहती हुई शुष्क वायु तीव्र गति से जो बहती है वो, फिर नदियां, ठीक है, नदियां इस तरीके से नदियां प्रवाहित हो रही है वो, उसका हिमानी मतलब कि हिम के जो बड़े बड़े खंड होते हैं ये भी धीरे धीरे खिसकते हैं, गतिमान अवस्था में होते हैं ये। तो ये सब क्या करते हैं, इस स्थल रूप को क्या करते हैं, धीरे धीरे अपर्दित करते हैं, अपर्दित करते हैं, धीरे धीरे अपर्दित कर देते हैं। और अपर्दित करने के बाद जो स्थलाकृति बनेगी वो इस तरीके से बनेगी, ये लहरदार लहरदार ये सतह बन जाएगा। ऐसा सतह जो बिल्कुल प्लेन नहीं है, बिल्कुल प्लेन नहीं है, बिल्कुल समतल नहीं है, लेकिन कठोर चट्टाने, ये कठोर चट्टाने यहाँ पर इस तरीके से जो ये स्थल रूप था वो ऐसा स्थल रूप में परिवर्तित हो जाएगा अपर्दन के दौरान। तो इस उत्थित मैदान को ही क्या कहते हैं, पेडी प्लेन कहते हैं, ठीक है। नदी के द्वारा बहाव क्षेत्र में यहाँ पर कुछ मृदा यहाँ पर निक्षेपित कर दी जाए, ठीक है, और ये उत्थित मैदान जो कि ग्रेनाइट, नीस, शिस्ट इस तरह के चट्टाने प्राप्त होती हैं। तो पेडी प्लेन, पेनी प्लेन कुछ इस तरीके की संरचना होती है, ये जियोमॉर्फिकल प्रोसेस के द्वारा इसका निर्माण होता है, राइट। उसके बाद फिर कास्ट स्थलाकृति क्या होती है, चूना प्रधान क्षेत्र में प्राप्त होती है, ठीक है, चूना प्रधान क्षेत्र में प्राप्त होती है। अब जैसे मान लीजिए कि कोई जैसे कि गुप्ता धाम यहाँ हमारे यहाँ रोहतास में प्राप्त होता है, जो एक धार्मिक स्थल भी है और जो एक मतलब कि धर्म से जुड़ा हुआ लोग वहां जाते हैं। तो आप देखिए, उसके बाद छत्तीसगढ़ में जाइए, कुटुमसर की गुफा, ये महत्वपूर्ण उदाहरण है, इसे भी आपको याद रखना है। आपसे आ सकता है यह सवाल कि बिहार में गुप्ता धाम और छत्तीसगढ़ में कुटुमसर की गुफाएं निम्नलिखित में से किस प्रकार की भूभौतिक प्रदेश का निर्माण करती है। तो वहां पर आपको पता होना चाहिए कि वो कास्ट स्थलाकृति का निर्माण करती है। तो चूना प्रधान क्षेत्रों में मिलता है ये। अब ये बहुत ही विस्तृत चीज है, अब हम लोग कभी और देखेंगे, लेकिन इतना हिंट आप समझ जाइए पहले। तो जियोसिंक्लाइनल जो है वो गंगा के मैदान का ही से जुड़ा हुआ है, उसको वर्णित करता है। कैसे वर्णित करता है मैं ये बताना चाहता हूं बस। तो क्या होता है कि देखिए, यहां से प्रायद्वीपीय पठार जब, ठीक है, यूरेशियन प्लेट से जब टकराया, ठीक है, प्रायद्वीपीय पठार जब यूरेशियन पठार से टकराया, जैसे कि ये प्रायद्वीपीय भारत थी, ठीक है, और ये यूरेशियन प्लेट था, ठीक है, ये प्रायद्वीपीय भारत, ठीक है, प्रायद्वीपीय भारत और ये यूरेशियन प्लेट। अब इन दोनों के मध्य में क्या था, इन दोनों के मध्य में टेथिस सागर था जिसमें मलबा निक्षेपित था, ठीक है, मलबा निक्षेपित था ये। अब ये दोनों ही जो थे ये सबसे अधिक गतिमान प्रायद्वीपीय भारत का प्लेट था। प्रायद्वीपीय भारत के प्लेट में गति बहुत तीव्र थी और ये आगे की ओर बढ़ रहा था। उसके अपेक्षाकृत यूरेशियन प्लेट को स्थिर मानिए या बहुत ही न्यून इसमें गति था, और ये आगे बढ़ती हुई जब आगे बढ़ती चली गई तो इस मलबे पे दबाव पड़ा। तो मलबे के दबाव पड़ने की वजह से हिमालय की श्रृंखलाओं का निर्माण हो गया, ठीक है, जैसा आपको पता ही है, हिमालय की श्रृंखलाओं का निर्माण हो गया। तो हिमालय की श्रृंखला का निर्माण होने की वजह से क्या होता है कि यहाँ पर बहुत सारे मलबों का प्रयोग हो गया, किसमें, हिमालय के निर्माण में, ठीक है। तो इस अवस्था को देखें अगर आप, तो आपको दिखाई पड़ेगा कि यहाँ से देखें तो ये देखिए एक बड़ी श्रृंखला है, ये हो गई महान हिमालय, फिर उसके बाद एक छोटी श्रृंखला दिखाई देगी, ये लघु हिमालय, और फिर ये हो गया शिवालिक हिमालय, ये शिवालिक हिमालय, आप ऐसे समझ जाइए। उसके बाद जो रेमिनेंट पार्ट ऑफ टेथिस सागर है, मतलब टेथिस सागर का बचा हुआ जो हिस्सा है, यही हिस्सा क्या हुआ, गंगा के मैदान में तब्दील हो गया, और इसी को क्या कहते हैं, अग्रद्रोणी। अग्रद्रोणी का मतलब कि इस प्रायद्वीपीय भारत के पठार के आगे क्या है, एक गड्ढानुमा, एक गर्तनुमा, एक द्रोणीनुमा संरचना प्राप्त हुआ, इसे ही क्या कहते हैं, जियोसिंक्लाइन, राइट। मैंने पूर्व सवाल में भी, पहले के सवाल में भी डिटेल में डिस्कस कर दिया हूं। और इसी में प्रायद्वीपीय भारत की नदियां और ये जो हिमालय के निर्माण के बाद जो उतरने वाली नदियां हैं ये, और प्रायद्वीपीय भारत की नदियां निरंतर निक्षेप करके गंगा के मैदान का निर्माण की है। बहुत डिटेल में ये बात आप समझ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। बिहार की भौगोलिक संरचना चट्टानी स्वरूप से बनी है, चट्टानी खंडों का उनके विवरण से मिलान कीजिए। मतलब बिहार का जो महत्वपूर्ण जो भौगोलिक संरचना है उसके चट्टानी स्वरूप के बारे में बताया गया है, और बताया गया है कि वो किस किस तरह के चट्टानों से निर्मित हुए हैं। तो सही जोड़ी में उसका मिलान करना है, ठीक है। जैसे कि ए नंबर धारवाड़, ठीक है, बी में दिया है विंध्यन, सी में क्वार्टरनरी और
डी में तृतीय। देखिए ये सवाल क्या है कि थोड़े से गहराई से आए हुए सवाल हैं ये। इसमें क्या है कि महत्वपूर्ण जो चट्टान है, महत्वपूर्ण जो चट्टानी खंड है, उन चट्टानी खंडों का विशेषता आपको पता होना चाहिए और किससे वो निर्मित हुए हैं, किस काल में निर्मित हुए हैं। ठीक है, तो इस तरह से जब आपको पता होगा अच्छे से डिटेल में, तो इस क्वेश्चन को आप आराम से कर ले जाएंगे। तो मैं थोड़ा सा इसमें प्रकाश डालता हूं। धारवाड़ श्रृंखला, मैंने कहा धारवाड़ श्रृंखला बहुत ही सबसे पुरातन चट्टान है। ये प्रथम अवसादी चट्टान है। ठीक है, एक एक पॉइंट आप नोट कर लीजिए कॉपी में, ठीक है ना। और क्या है कि जब आर्कियन चट्टान जो थी, सबसे पुरातन चट्टान थी, जो सबसे प्रारंभिक चट्टान थी, जो बेसमेंट का कार्य की, ठीक है, जो आधार तल है, जिससे पृथ्वी का प्रथम क्रस्ट या फिर क्या कहते हैं उसे, धरातल का निर्माण हुआ था। तो धीरे धीरे जब समय के साथ में उसका अपर्दन हुआ, तो उसके अपर्दन से निक्षेपण की क्रिया हुई और उससे उस पर जो दबाव और ताप का जो प्रभाव पड़ा, उससे प्रथम अवसादी चट्टान धारवाड़ चट्टान का निर्माण हो गया। राइट, उसके बाद फिर क्या है, इस चट्टान में क्या है, ये चट्टान क्या है, जीवाश्म रहित है। जीवाश्म रहित है क्योंकि ये लावा के निक्षेपण से बना है। ठीक है, प्रारंभिक चट्टान है, लावा के निक्षेपण से बनी है, तो लगभग इसमें जीवाश्म रहित चट्टान माना जाता है। इसमें यह धात्विक पदार्थों से मिलकर बनी है, इसलिए इसमें कई तरह के खनिज पदार्थ, कॉपर, ठीक है, आयरन, इस तरीके से जो भी कॉपर हो गया, आयरन हो गया, लौह धात्विक हो गया, सिल्वर हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, इस तरीके से जितने भी चट्टानी खंड है वो इसमें प्राप्त होंगे। इसमें मिनरल प्राप्त होते हैं। ठीक है, इसमें खनिज प्राप्त होते हैं। ठीक है, धात्विक चट्टान है ये। फिर क्या है, विंध्यन चट्टान। विंध्यन चट्टान क्या है, ये चट्टान जो है मूल रूप से समुद्री निक्षेपण, समुद्री अतिक्रमण के कारण इस चट्टान का निर्माण हुआ है। तो इसमें मूल रूप से क्या है कि चूना पत्थर के अवशेष अधिकतम मात्रा में प्राप्त होते हैं। इसलिए प्राप्त होते हैं क्योंकि समुद्री जीवों का यहाँ पर काफी निक्षेप पाया जाता है, जो कि चूना प्रधान जीव होते हैं। ठीक है, कैल्शियम युक्त जीव होते हैं। उसके वजह से यहाँ पर जो चट्टान प्राप्त हुआ वो कैसा होगा, चूना प्रधान चट्टान होगा। इसमें बालू का अधिक मात्रा प्राप्त होगा, कांग्लोमेरेटिक चट्टान होगा। ठीक है, इसमें क्या होगा, साथ ही साथ बालू, बजरी इत्यादि प्राप्त होंगे। साथ ही साथ इसमें क्या है, डोलोमाइट हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से जो चट्टान है ये प्राप्त होंगे। ये कुछ हद तक संगमरमर हो गए, ये सब क्या है भी प्राप्त होते हैं, क्योंकि चूना युक्त चट्टान के ऊपर जब अधिक दबाव और ताप पड़ता है तो उसका कायांतरण हो जाता है। ठीक है, और वो मेटामॉर्फिक रॉक्स में बदल जाते हैं और उसे क्या कहते हैं, मेटामॉर्फिक रॉक, संगमरमर वगैरह प्राप्त होते हैं। तो इस रूप में देखें तो यहाँ पर क्या है, विंध्यन श्रेणी की चट्टान की विशेषता हम लोगों ने देखा। फिर क्वार्टरनरी क्या है, क्वार्टरनरी का मतलब हो गया चतुर्थक कल्प की चट्टान। तो देखिए सेनोजोइक एक जो इरा है, सीनोजोइक, केनोजोइक, सेनोजोइक इरा जो है, उसमें क्या है, एक पीरियड है क्वार्टरनरी पीरियड। ठीक है, ये नवीनतम पीरियड है। इसमें क्या है, गंगा के मैदान का निर्माण हुआ था नदियों के अवसादीकरण से, तो ये चट्टान हो गया। फिर तृतीय कल्प क्या है, सेनोजोइक जो इरा है, सेनोजोइक इरा को ही हम दो पीरियड में बांटते हैं, एक क्वार्टरनरी पीरियड और एक टर्शियरी पीरियड। तो टर्शियरी पीरियड जो था वो पहले आया था और इसमें क्या हुआ था, हिमालय के श्रेणियों का रचना हुआ था। ऐसे भी माना जाता है कि जो टर्शियरी श्रेणी है वो पर्वतों के निर्माण का काल है। विश्व के जितने भी बड़े और विशाल पर्वत है, जो मुर्दार पर्वत है, उनका निर्माण टर्शियरी काल में ही हुआ है, चाहे वो एंडीज हो, चाहे भारत का हिमालय हो। ठीक है, इस तरह के चट्टानों का निर्माण तृतीय काल में ही होता है। और चतुर्थ काल में क्या है, तटीय मैदान या फिर मैदानों का निर्माण हुआ है निक्षेपण से। तो अब इस तरीके से अगर आप देखेंगे तो अब ये सवाल बिल्कुल आसान हो गया है। तो आप मिलान कर लीजिए, तो धारवाड़ चट्टान को मिलाइएगा तो सबसे पुरातन आर्कियन रॉक सिस्टम से हो जाएगा, जाकर मिल जाएगा ये। उसके बाद फिर विंध्य श्रेणी को जब आप मिलाएंगे तो बालू का पत्थर और डोलोमाइट, संगमरमर, ठीक, क्वार्टजाइट, चूना पत्थर, बालू का पत्थर से मिलकर बना हुआ है ये। तो ये हो गया, समझ गया ना, ये क्या है, मेटामॉर्फिक रॉक्स बीच में आते हैं। उसके बाद फिर क्वार्टरनरी में मैंने बता दिया आपको कि ये कहाँ हो जाएगा, हिमालय एवं प्रायद्वीपीय नदियों के मिट्टी के जमाव से निर्मित, मतलब कि मैदान, गंगा और ब्रह्मपुत्र का विशाल मैदान। उसके बाद फिर तृतीय कल्प मैंने बताया कि महत्वपूर्ण जो भी युवा वलित पर्वत है उनका निर्माण तृतीय काल में हुआ है। ठीक है, इसी में 3 पीरियड आते हैं, अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो आप इसे नोट कीजिए। ठीक है, एक आता है ओलिगोसीन, एक आता है मायोसीन और एक आता है प्लायोसीन। ये 3 क्या आते हैं, तीन महत्वपूर्ण काल हैं। तो इस काल को अगर देखें तो ओलिगोसीन काल में आप लिख लीजिए, ओलिगोसीन काल में
ग्रेटर हिमालय या महान हिमालय का निर्माण हुआ? महान हिमालय का निर्माण हुआ। मायोसीन के काल में लघु हिमालय का निर्माण हुआ। आप लिख लीजिए लघु हिमालय का। शायद ये डिस्कशन आपका काम आ जाए आने वाले परीक्षा में, बिल्कुल क्वेश्चन डायरेक्ट यहाँ से दिख जाए। प्लायोसीन में शिवालिक हिमालय का निर्माण हुआ। शिवालिक हिमालय का निर्माण हुआ। तो इस तरीके से देखिए, आप इसको देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। भारत का क्षेत्रफल संसार के क्षेत्रफल का 2.4% है, लगभग 2.5% है, ठीक है, 2.4% है। परंतु ऑप्शन 1 संपूर्ण मानव जाति का 16% जनसंख्या है, बी संपूर्ण मानव जाति का 17% जनसंख्या है, सी संपूर्ण मानव जाति का 18% जनसंख्या है, डी संपूर्ण मानव जाति का 28% जनसंख्या है। तो इसे आप जब देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि हमारा उत्तर बी बिल्कुल राइट है, ठीक है। 17% जनसंख्या है। ऐसे लमसम 17.5% 2011 के सेंसस के हिसाब से 17.5% जनसंख्या हमारे पूरे भारत के जितने भी जनसंख्या है उसका विश्व की जनसंख्या में पड़ता है। और क्षेत्रफल जो भारत का है वो क्या है? 32,87,263 क्या है? वर्ग किलोमीटर, ठीक है। और जनसंख्या 17.5% हम रखते हैं विश्व का। थोड़ा सा देखिए तो दोनों में काफी मतलब कि क्या है, डिसिमिलरिटी दिखता है। जिस अनुपात में जनसंख्या हमारे यहाँ है उस अनुपात में यहाँ पे हमारे यहाँ भूमि की उपलब्धता कम है, न्यून है। तो इस रूप में देखें तो इसका उत्तर बी होगा। आप लोग सेंसस पे भी ध्यान दीजिए। देखिए क्वेश्चन का ओरिएंटेशन यही बताता है कि आपको 1-2 क्वेश्चन सेंसस से जरूर मिलेंगे, तो उसे भी आपको देखना है। हमारे चैनल पे वो भी आपको उपलब्ध कराया जाएगा, ठीक है। तो इस रूप में देखें तो आज का डिस्कशन हम लोग यहीं पे रोकेंगे। आज का डिस्कशन काफी फ्रूटफुल है, आप लोग उसको बार बार देखिए और उसमें से जो भी अच्छे पॉइंट्स है उसको नोट कीजिए, क्योंकि आने वाले समय में क्वेश्चन के जोन यही है, यहीं से कोई ना कोई क्वेश्चन फिर बन जाएगा आपके लिए। तो आप लोगों को यहाँ पर अच्छे से काम करना है ताकि आपकी सफलता सुनिश्चित हो सके। और अगर हम आपको इस लायक लगते हैं कि आप लोगों का हम लोग एग्जाम में कोई मदद कर सकते हैं, तो आप लोग हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। और लोगों को भी सब्सक्राइब करने के लिए प्रेरित कीजिए और इसे शेयर कीजिए अधिक से अधिक लोगों के बीच में, ताकि उन्हें भी एक अच्छा मटेरियल मिल सके, ठीक है। तो इसी के साथ मैं आज इस प्रोग्राम को यहीं पर रोकता हूँ। थैंक यू वेरी मच।